हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो आपका विषय हिंदी साहित्य है और इसकी पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई के अंदर पाठ्य पुस्तक सरयू है, उसका जो गद्य भाग है जिसमें तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति, जिसकी पूर्व की वीडियो में व्याख्या चल रही थी और इस वीडियो में भी अपने उसकी बची हुई जो व्याख्या यानी उसका जो शेष भाग है उसकी व्याख्या पर अपनी चर्चा रहेगी, उसी पर बातचीत होगी बेटा। सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू निकाल करके और उसका जो गद्य भाग है, गद्य भाग का जो तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय की जो रचना है, उसमें भारतीय संस्कृति के अंग, भारतीय संस्कृति के जो अंग है उन अंगों में पांचवा अंग है प्रकृति प्रेम। आज अपनी जो चर्चा रहेगी वो प्रकृति प्रेम पर रहेगी। आओ बच्चे, प्रश्न संख्या जो 78 है वो निकाल लेवे और ऊपर देखे बेटा 5 नंबर प्रकृति प्रेम लिखा हुआ है। तो आप यहां प्रकृति प्रेम से पढ़ना शुरू करें मेरे साथ साथ। देखिए बेटा, भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है तथा वह है प्रकृति। प्रकृति क्या है? देखिए बेटा, प्रकृति पर उपसर्ग है और कृति का मतलब होता है रचना और पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे के द्वारा जो कृति की गई है। ये कृति, ये ब्रह्मांड जो संपूर्ण है, ब्रह्मांड का जो भौतिक रूप है जिसको हमने नहीं बनाया है, इसको बनाने वाला कोई और है। पर का मतलब दूसरा है और है। कृति का मतलब रचना, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो जंगल है, चाहे मैदान है, हवा है, पानी है, जल है, पेड़ है, पौधे है, जीव है, जंतु है, वनस्पति, चाहे जलचर है, थलचर है, नभचर है, कहीं भी देख लीजिए, इन सब कृतियों की रचना करने वाला कोई और है बेटा। और ये जो मिला जुला रूप है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जिसको हम भोग रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसका अनुकरण कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, यही तो क्या है बेटा? प्रकृति। ये प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत जो भी है, ये बढ़ता है, गति करता है, अंकुरित बीज होता है, वो हवा है, प्रकाश है, पानी है, लेकर के अपनी वृद्धि करता है, विकास करता है, आगे बढ़ता है। उस पर फल है, फूल है, आते हैं, लगते हैं, उसके ऊपर हम नहीं करते, ये स्वतः होता है। और यही क्रिया जो है, जो स्वतः हो रही है, अपने आप में जो चल रही है, यही तो प्रकृति है। अब बात है, ये चीज हमारी संस्कृति में विद्यमान प्रकृति प्रेम की, प्रकृति के हम सब क्या रहे हैं? प्रेमी रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस बात को समझाने के लिए बाबू गुलाब राय ने प्राचीन जो उदाहरण है वो भी हमारे सामने रखे हैं। देखिए बेटा, भारत वर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा है इस भारत भूमि पर, क्योंकि ये भूमि जो है ये देवों की भूमि है। भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, ये देवों की भूमि है। कहते हैं इस भूमि पर देव रमणने के लिए आते हैं। ये भूमि देव भूमि कहलाती है और जहां देव होते हैं वहां तो प्रकृति की मेहरबानी होगी होगी। तो विशेष कृपा रही है, विशेष मेहरबानी रही है। सभी ऋतुएं समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ऋतुएं आती है। जिस ऋतु का जो समय होता है उस समय पर वो ऋतु आती है। वर्षा ऋतु है, ये चली गई है, अब धीरे धीरे आगे शरद ऋतु का आगमन होगा, शरद ऋतु समाप्त हो जाएगी, फिर बसंत आएगा, बसंत की समाप्ति के बाद में फिर ग्रीष्म आएगा, ग्रीष्म के बाद में फिर वर्षा ऋतु आएगी। इस प्रकार से हमने लेकर के आते हैं, वो स्वतः आती है। और जो ये स्वतः क्रिया होती है, आगे बढ़ती है, चलती है, यही तो प्रकृति है। ऋतुएं आती है, पर्याप्त काल, जो निश्चित समय उनकी अवधि है तब तक वो रहती है, उसको वो पूरा करती है, फिर आगे चली जाती है, उसकी जगह फिर दूसरी आ जाती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। ऋतुएं आती है, जैसी ऋतु होगी ऋतु के अनुसार धरती का वैसा ही रूप होगा।
अब सर्द ऋतु, प्यार और हरियाली है। सर्द ऋतु के अनुसार खाने पीने के फल है, फूल है, सब्जी है, मेवे है, वो सब उपलब्ध होते हैं। अन्न है, अन्न की बुआई होगी, तेल जो फसलें उनकी बुआई बिजाई होगी। बेटा अब ये ऋतु है आगे जो आ रही है, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। विपरीत ऋतु के अंदर अगर कोई दूसरी फसल बोएंगे या और कोई पौधा लगाएंगे, किसी फलदार वृक्ष का कोई पौधा लगाएंगे, क्या वो लग जाएगा? क्या उसके ऊपर फल लग जाएंगे? संभव नहीं है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये प्रकृति कर रही है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण ये भूमि ससन श्यामवाला हो गई है। धूप और वर्षा वनस्पति जगत समस्त प्राणियों के लिए धूप और वर्षा का होना जरूरी है। इनके बगैर हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बगैर इनका जीवन अपने आप में शून्य हो जाता है। इनमें से किसी एक चीज का अभाव हो जाए तो सब चीजें शून्य हो जाती है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण समय समय पर धूप का भी होना जरूरी है, वर्षा का भी होना जरूरी है, जल जरूरी है। बेटा जल के बगैर जीवन नहीं है, चाहे वो मानवीय जीवन है, चाहे वो वनस्पति जगत का जीवन है, कोई भी हो, सबके लिए जल का होना जरूरी है। तभी तो ये भूमि है वो सस्यम श्याम वाला है। धूप और वर्षा के कारण ही ये धरती हरी भरी हमें दिखाई देती है। यहाँ चारों ओर हमें हरी भरी फसलें हैं वो लहलाती हुई दिखाई देती। यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता है। नग पर्वत को बोलते हैं। पर्वतों का राजा अधिराज कौन है? हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत हमेशा यहाँ के रचनाकारों को प्रेरणा का स्रोत रहा है। असंख्य कवियों ने असंख्य रचनाएं इसी हिमालय को लक्ष्य करके और उन रचनाओं की रचना की है। यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी, गंगा को पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है बेटा कि अस्थियों, जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद में उसका संस्कार कर दिया जाता है, फिर उसकी जो अस्थियां शेष बची होती है उनका विसर्जन गंगा नदी में किया। वो इसीलिए किया जाता है कि उस आत्मा को, उस जीवात्मा को मोक्ष मिल जाती है। इसलिए यहाँ की जो नदियां, चाहे वो गंगा या दूसरी जो भी है, उनको क्या माना गया है? मोक्षदायिनी माना गया, मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता, बनावटी धूप और रोशनी की, प्रकाश की कोई आवश्यकता इस धरती पर नहीं है। ये सब इस धरती को परमात्मा के घर से स्वतः ही मिलते हैं। भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, वो जंगल में रह करके तपस्या करते थे, विद्या अध्ययन कर, गुरुकुल हुआ करते थे, जंगलों में हुआ करते थे, एकांत और शांत वातावरण में। त्रेता युग में देख लो, द्वापर युग में देख लो, भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में कहा गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी तरह से कृष्ण जी है, वो भी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन वो आश्रम गुरुकुल कहाँ थे? जंगल में थे। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, योगी जो भी हुए हैं, उन किसी ने तप किया, आराधना की है, कहाँ की है? जंगलों में की है। इसके अलावा शांत वातावरण, शांत वातावरण के साथ एकांत में रह करके साधना, स्तुति, वंदना वो करते थे। और उसके साथ साथ जंगल के पेड़ है, पौधे है, पहाड़ है, नदियां है, वो सब उनकी साधना के क्या बनते थे? गवाह बनते थे, साक्षी बनते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। आज भी ये प्रवृत्ति है। पीपल आदि पेड़ों में पानी दिया जाता है, उनको पूजा जाता है। कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं हमारे ग्रामीण समाज के अंदर। महिलाएं हैं, खेजड़ी के वृक्ष को पूजती है, उसके धूप है, घी है, चंदन है, इन सब चीजों का वो लेप करती है। हमारे यहां वृक्षों को देवतुल्य मान करके उनको पूजा जाता है। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। नैमित्तिक
का मतलब होता है, नैमित्तिक का मतलब होता है बेटा किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए। नैमित्तिक का मतलब हो गया किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए। सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करना, और यानी किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए इनको शुभ माना गया। वैसे भी सुबह उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्यक्ति सूर्य को जल से अर्घ्य देते हैं। यहाँ के पशु पक्षी लता गुल और वृक्ष तपो वनों के जीवन का एक अंग बन गए। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने वन में जाकर के तपस्या की, तो वन के जितने भी पेड़ पौधे, वहां के पशु पक्षी थे, वो उनके जीवन के क्या बन गए? अंग बन गए। तभी तो शकुंतला ने पति गृह जाते समय जाने की उन सब से आज्ञा चाहती थी। शकुंतला का जब विवाह हुआ तो वो अपने पति के घर जा रही थी, ससुराल जा रही थी। जब किसी बेटी को घर से विदाई दी जाती है, पहली बार उसको ससुराल भेजा जाता है शादी के बाद में, तब जब वो अपने प्रियजनों से बिछड़ती है, जो बिछुओ होता है वो बड़ा करुणामयी होता है। वो बेटी जानती है कि इस घर से, इस परिवार के माँ बाप भाई बहन मित्र बंधु जो आज तक उसके थे, उनसे अब तक मेरा संबंध था, मेरा नाता था, अब मेरा टूट चुका है, मैं इनसे अलग हो चुकी हूं। अब मेरे रिश्ते नाते जो है वो उस पर पुरुष के साथ है। भारतीय स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है, उसके सुख दुख उसके अपने हो जाते हैं। लेकिन जब वो घर से विदाई दी जाए तब होता है। शकुंतला तो जंगल में थी, और यहां रचनाकार ने शकुंतला का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि शकुंतला प्रकृति प्रेमी थी, प्रकृति से अथाह प्रेम था, मोह था उसे। जैसा मोह घर के अंदर बेटी को जब ससुराल के लिए विदाई दी जाती है, उस मोह के चलते हुए जब वो अपने परिवार वालों से बिछुड़ती है तो वो रोती है, परिवार वाले भी रोते हैं। ये दृश्य अपने आप में बड़ा करुणाजनक, बड़ा भावनाओं में बहा देने वाला होता है। वहां उस समय उपस्थित कोई भी हो, उसकी आंखों से आंसू है वो स्वतः ही गिरने लग जाते हैं। तो उनको अपने पारिवारिक जनों की तरह मान करके शकुंतला ने जंगल के पेड़ पौधों को, और उनसे वो विदाई लेती है। कहती है पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याए। शकुंतला क्या किया करती थी? स्वयं के प्यासे होने के बावजूद भी पहले वो अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधे थे उनको जल से सींचती थी, पहले उनको पिलाती थी, बाद में वो जल पीती थी। माता, एक उदाहरण, इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं मैं, माता पिता भूखे प्यासे रहें, कैसी भी दयनीय दशा क्यों न हो, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है अपना पेट काट करके पहले अपने संतान का पेट भरें। क्यों? संतान के वो प्रेमी होते हैं। पहले मां अपने बच्चों को खिलाती है पिलाती है, बाद में बचा कुचा है वो खाती है। क्यों? क्योंकि संतान से प्रेम। और यही कारण था, जो एक सच्चा प्रेमी होता है वही ऐसा कर सकता है। शकुंतला को प्रकृति के पेड़ पौधों से, इन सब से क्या था? प्रेम था। तभी तो वो इनको जल से सिंचित करके इनकी प्यास बुझा करके बाद में अपनी प्यास बुझाती थी। अभी लिखा है पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याए, फूल पात तोड़ती नहीं गहने हूं के चाहे। यद्यपि आभूषणों का उसे बहुत चाव था, शकुंतला को आभूषणों से, गहने आभूषण को कहते हैं, बहुत चाव था। औरतों का स्वभाव होता है बेटा, औरतें क्या करती है? फूल पत्तों को तोड़ करके और अपने बालों का गजरा बना लेती है, गले का हार बना लेती है। लेकिन इतना चाव होने के बावजूद भी उसने फूल पत्तों को कभी भी तोड़ा नहीं। तोड़ना वो गलत मानती है। जब तू ही फूलन के दिवस आवत है सुखदान, जब तू ये फूलन के दिवस आवत है सुखदान। अरे जब
उन पेड़ पौधों के ऊपर फूल आने के दिन आते हैं, यानी फूल खिलते हैं, तब उनको देख करके उसको सुख मिलता था, प्रसन्नता मिलती थी, वो बहुत खुश होती थी। उस सौंदर्यमयी आभा को चारों ओर उन फूलों के खिलने से जो एक सुंदर आभा बनती थी, जो एक सुंदर सौंदर्य बिखरता था, उसको देख करके उसको आभार प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। फूली अंग समाते नहीं उत्सव करत महान, वो उनको फूली ने समाना मुहावरा है बेटा, अत्यधिक क्या होना, प्रसन्न होना। उनको खिले हुए को देख करके वो अत्यधिक क्या होती थी, प्रसन्न होती थी, खुश होती थी, उत्सव करत समान। और ये जो समय था फूलों के खिलने का, ये उसके लिए एक बहुत बड़े महान उत्सव के समान हुआ करता था। उत्सव है महान, उत्सव करत महान, ये उसके लिए एक महान उत्सव की सी संरचना करता था, एक महान उत्सव के समान होता था। तो यह जाति शकुंतला आज पिए, कह रहे वही शकुंतला आज अपने प्रियतम के गेह, गेह का क्या होता है बेटा, घर, कि आज अपने प्रियतम के घर इन सबको छोड़ करके जा रही है। आज्ञा देहूं पयान की तुम सब सहित स्नेह, स्नेह प्रेम प्यार, इसलिए उन सब से वो सह प्रेम पूर्वक उनसे अपने प्रियतम के घर जाने के लिए आज्ञा प्राप्त करना चाहती है, उनसे आज्ञा मांग रही। यह है शकुंतला का उदाहरण रख करके और रचनाकार ने इस प्रकृति प्रेम को, कि सदियों से युगों के युग व्यतीत हो गए हैं, लेकिन भारतवासी प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। यह हमारी संस्कृति के अंदर समाया हुआ है। हमारी संस्कृति इतने में संकुचित नहीं है, इतने में संकुचित नहीं है, सिकुड़ नहीं जाती है। पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। संस्कृति कहां परिलक्षित होती है, परिवार में। तो परिवार के अंदर भी प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, और संस्कृति कहां दिखाई देती है, परिवार में। तो परिवार में भी प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। सने सने प्रकृति के कितनी चीजों को हम काम में लेते हैं। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को, दुख, दुख की अपेक्षा आनंद, प्रसन्नता, खुशी को ज्यादा महत्व, इसलिए हमारे यहाँ शोकांत नाटकों का निषेध है, मनाही है। शोक युक्त वाले नाटकों की मनाही है भारतीय संस्कृति के अंदर। भारत में आतिथ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया। आतिथ्य देवो भव, अतिथि को किसके समान समझा जाता है, देवता के समान। वो जब घर में आता है उसका आदर सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है। इसीलिए अतिथि देवो भव की भावना हमारे भीतर है। बाहर से कोई भी आता है तो जरूर नहीं है वो रिश्तेदारी हो, हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा परिचित जान पहचान का कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है। चाहे एक बार शत्रु भी हमारे घर में आ जाता है, हम उसका आदर सत्कार करते हैं, निरादर नहीं करते, हम उसका जलपान करवाते हैं, बैठने के लिए कहते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये अतिथि देव भव की भावना है हमारी संस्कृति के अंदर। अतिथि को भी देवता माना गया है, अतिथि देवो भव, ये मूल जो भाव है वो हमारे भीतर है, हमारी संस्कृति के अंदर है। दूसरी संस्कृतियों में ऐसा नहीं है। क्यों? हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, दूसरी संस्कृतियां हैं भौतिक संस्कृति। हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला तो इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि ये 5 हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग है बेटा। जिनमें पहला आध्यात्मिकता, दूसरा समन्वय बुद्धि, तीसरा वर्णाश्रम विभाग, जिसमें वर्ण 4 ही वर्ण है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। इसी तरह से 4 आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यासाश्रम। इसके बाद में चौथी जो विशेषता हमारी संस्कृति की करुणा, मैत्री और विनय, अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय, ये गुण है। और 5वां था प्रकृति प्रेम। तो ये हमारी संस्कृति के मुख्य अंग थे। अब आगे हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। मैंने पूर्व में आपको बताया था बेटा कि पहले भारत में बाहरी आक्रमणकारी आए, सने सने भारत पर विदेशी उन्हें आक्रमण किया बेटा। और जब वो विदेशी आए थे आक्रमण करने के लिए तो उनका ये नहीं था कोई 1-2 आए, वो पूरे लाव लश्कर के साथ आया करते और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लेते थे।
फिर ये नहीं है कि वो थोड़े समय के लिए रुकते, यहां वो लंबे समय के लिए आते हैं बेटा। पहले राजतंत्र हुआ करता था, उस शासन राजतंत्रीय शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करके, दखलंदाजी करके, जैसे तैसे करके और अपना शासन जमा लेते हैं। अब जब वो वर्षों के वर्ष बीत जाते, इतने लंबे समय तक यहां रहते, तो एक उनकी संस्कृति होती है, एक भारतीय संस्कृति होती है। तो दो संस्कृतियां जब आपस में मिलती है तो एक नई संस्कृति उभरती है। पूर्व की जो संस्कृति होती है, पहले जो यहाँ की संस्कृति थी, उस पर उस बारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति अपने आप में एक जटिल समस्या उसकी बन जाती है, उलझ जाती है आपस की। पुराने जमाने में द्रविड़ और आर्य संस्कृतियों का समन्वय बहुत रीति से हुआ। आर्यों से पहले हमारे यहाँ तुक है, हूण है, मंगोल है, द्रविड़ है, ये बाहर से आए और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत रीति से हुआ, लंबे समय से हुआ। इस समय मुस्लिम अंग्रेजी संस्कृति का, फिर बाबर आ गया, फिर उसके बाद में अंग्रेज आ गए बेटा। उनके आने से वो भी तो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर के आए। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं, मतलब इनसे प्रभावित हुए हैं, इनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ा है, पूर्णतः इनसे प्रभावित हुए हैं। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहां भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। देखिए बेटा, समझने की बात है ये, भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता, भाई तालमेल बैठाना, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। और समन्वयशीलता भाई बाहर से आए, अब वो हमारी व्यवस्था थी उस समय कि हम उनका विरोध नहीं कर सके, हम उतने आगे नहीं थे बेटा, हमारे पास उतने साधन नहीं थे या साधनों का अभाव था कि हम उनका विरोध कर सके, हम उनके सामने कमजोर साबित हुए। लेकिन हमारे अंदर गुण था कि उस बारी संस्कृति का हमने समन्वय कर लिया, तालमेल बैठा लिया, मेलजोल कर लिया बेटा। लेकिन इस मेलजोल करने का, इस समन्वय का मतलब ये नहीं है कि हम हमारा जो सांस्कृतिक मूल अस्तित्व है उसको ही हम समाप्त कर दें, उसको नहीं बोले। हाँ, जो बाहर से आता है, जो हमारे लिए नया है, उसमें अच्छा है, उसको स्वीकार कर ले, और हमारे अंदर जो पुराना है, पुरातन है या रूढ़ हो चुका है, उसको त्याग कर दे। लेकिन त्याग का तात्पर्य यह भी है बेटा कि कहीं हम यह न हो कि हमारा समूल ही हम नष्ट कर दें, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी संस्कृति का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगी। तो रचनाकार कह रहा है, इसी समन्वयशीलता के चलते यह जरूरी अपेक्षित है कि समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सके हैं, अविरोध। फिर दूसरी संस्कृतियों की जो अच्छाइयां हैं, अच्छी बातें हैं, अविरोध, जिनका के विरोध नहीं होता, सभी उनको स्वीकार करते हैं, उनको बड़ी सहजता से अपनाया जा सकता है। उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अच्छा, दूसरी संस्कृतियों की जो अच्छाइयां, अच्छी बातें हैं, दूसरी संस्कृतियों के जो अच्छे गुण हैं, उनको अपना करके और हम हमारी संस्कृति को और संपन्न बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, हाँ बेटा, तो इस प्रकार से दूसरी संस्कृतियों की जो अच्छाइयां हैं उनको बिना किसी विरोध के अपनी संस्कृति में अपना करके, उसको जोड़ करके, शामिल करके, और इस तरह से अपनी जो संस्कृति है उसको उत्तम श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। अपनी संस्कृति अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो न खाती हो, उससे लज्जित होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा। कैसी भी हो बेटा, कभी भी अपनी संस्कृति से शर्माना नहीं चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। गर्व जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, हल्की हो, भारी हो, कैसी भी हो बेटा, लेकिन अपनी अपनी है। एक स्वाभाविक सी बात है बेटा, माता पिता होते हैं, उनकी संतान चाहे कैसी भी हो, कुरूप हो, बदरूप हो, काली हो, कलूटी हो, कैसी भी हो, लेकिन उन माँ बाप के लिए वो संतान दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संतानों में से होती है, सबसे प्रिय होती है। यही बात यहां भी लागू होती है। संस्कृति चाहे अपनी कैसी भी हो, जैसी भी हो, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान है, उसी पर हमें गर्व करना चाहिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में, धार्मिक कार्यों में, कृतियों का मतलब कार्य में, प्राचीन भारत की जो संस्कृति है जिसमें धार्मिक जो कार्य थे उनमें एकांत साधना, एकांत
अकेले में बैठ करके तपस्या करना, साधना करना, उस पर ज्यादा बल दिया गया। यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव, ये नहीं कह सकते कि केवल उस समय, प्राचीन समय में केवल एकांत साधना ही थी, एकांत ही तपस्या थी, सामूहिक प्रार्थना नहीं थी। नहीं, इस चीज का भी प्रचलन था, लेकिन इसकी अपेक्षा ज्यादा जो बल था, ज्यादा जो महत्व दिया जाता था उस समय प्राचीन संस्कृति में, हमारे भारत में धार्मिक कार्यों के लिए, वो था एकांत साधना। हमारे कीर्तन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्रार्थना सभाएं धर्म में एकता की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती। हमारे कीर्तन, भजन आदि कीर्तन जो भी धार्मिक कृतियों में की, वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए है। सभी मिलजुल करके उनको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उनमें भाग लेते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने के द्वारा जो प्रार्थना सभाएं चलाई जा रही थी, धर्म में एकता की सामाजिक भावना को, वो भी धर्म के अंदर सामाजिक जो भावनाएं हैं, विचार है, उनको जोड़ने का काम, या धर्म की दृष्टि से सामाजिक एकता की वो प्रतीक है अपने आप में। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को अधिक को महत्व दिया गया है। सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता का मतलब, समाज का मतलब बाहर का हो गया, दूसरा हो गया। हमारे यहां समाज की अपेक्षा परिवार की, उस समाज को क्या माना गया है? परिवार माना गया है। वो पराये नहीं है, वो गैर नहीं है, वो दूसरे नहीं है, वो परिवार के अंग है, वो परिवार है। हमारे यहां विश्व कुटुंब की भावना, समाज तो क्या, पूरे विश्व को क्या माना गया है? एक कुटुंब माना गया, एक परिवार माना गया। ये हमारी संस्कृति के अंदर। पारिवारिकता को देखकर सामाजिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता हो गई। पारिवारिकता के हिसाब से अगर सामाजिकता को हम ग्रहण करें तो ये मूर्खता की बात। किंतु पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। हाँ, परिवार को देख करके सामाजिकता को ग्रहण किया जाए, या परिवार के हिसाब किताब से समाज से संबंध जोड़ा जाए, नहीं, ये न्यायोचित नहीं है, गलत है। हाँ, ये सही है कि पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता का बढ़ाना श्रेयस्कर माना जाए, अच्छा माना। व्यक्ति परिवार के साथ साथ क्या करे? समाज से जुड़े, समाज से संपर्क साधे, समाज और परिवार दोनों के अंदर तालमेल बनाए, ये अच्छा होगा। जैसे भाषा और पोशाक में अपनता होना, जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि देना है। भाषा और पोशाक में अपनता होना, अपनी जो मूल भाषा है उसको छोड़ देना, अपनी वेशभूषा का त्याग कर देना। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये तो हमारा जातीय व्यक्तित्व है, उसको त्याग देने के समान। तो जिस संस्कृति के अंदर हम रह रहे हैं, जहां हमारी परवरिश होती है, जहां हमारा पालन पोषण होता है, हम उन संस्कारों को, उन जातीय संस्कारों को त्याग रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। हमें अपने सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही नहीं रहे। हमें अपने सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए, ज्यादा भी महत्व नहीं देना चाहिए पारिवारिकता को, कि जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या हो जाए, रह ही न जाए, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाए। नहीं, वो पारिवारिकता भी किसी काम की नहीं है। और न व्यक्ति को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का आदर भाव ही नहीं। और व्यक्तित्व का मतलब ये भी तो है, ज्यादा भी उसको महत्व नहीं देना चाहिए कि वो बड़ों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करना ही भूल गए, ये भी नहीं होना चाहिए। तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, सभी के अंदर हर एक का महत्व होना चाहिए। और पारिवारिकता एकता का कुठारा, पारिवारिक एकता पर कुठारा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को ज्यादा महत्व दे दिया और जिसकी वजह से पारिवारिकता की एकता पर क्या हो गया, कुठाराघात हो गया, चोट लगी। चोट भी पारिवारिकता पर नहीं लगानी है। कपड़े और जूतों की सभ्यता और कम से कम कपड़े पहनना और नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। कपड़े और जूतों की सभ्यता, कपड़े पहनना, जूतेदार पहनना, ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति में है। और कम से कम कपड़े पहनने, कम से कम कपड़े पहने और नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। तालमेल इन सब में, कपड़े हैं, जूते हैं, नंगे पैर रहना है, कम कपड़े पहनना है, कब पहनना है, कैसे पहनना है,
इनमें भी तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है, किंतु उसे यहाँ के चौके और पूजा ग्रहों की सीमा पर आक्रमण, वे दूसरों की संस्कृतियों के अच्छे गुणों की बात करते हैं। अब यूरोपीय राष्ट्रों के लोग हैं, वो जूते पहनते हैं और वो जूते पहन करके कहीं भी चले जा सकते हैं, लेकिन हम हमारे यहाँ, चाहे वो धार्मिक जगह है या फिर रसोई घर आदि है, चूल्हा चौका जो भी है, वहां जूतों को ले जाने की मनाही है। घर की जो देहली होती है बाहर ही वहीं उतार दी जाती है। हर जगह वे व्यक्ति को महत्व दे दिया तो पारिवारिकता खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें पारिवारिकता को बचाना है, व्यक्ति को इतना महत्व नहीं देना है कि वो पारिवारिकता को भूल जाए। सबके अंदर समन्वय तालमेल होना चाहिए। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की, प्राचीन काल से हमारे खाने पीने के जीवन में काम आने वाले जो बर्तन रहे हैं वो मिट्टी के, पीतल के रहे हैं बेटा, इनका उपयोग ज्यादा है। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अनुकूल है। अच्छा, ये पीतल और मिट्टी के बर्तन है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी होते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से ये लाभकारी है, इसलिए इनका ज्यादा उपयोग होना चाहिए। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। यदि कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा, कुल्हड़ मिट्टी के बने होते हैं, इनके कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सके तो कोई अच्छी चीज नहीं है। ऐसी अगर व्यवस्था बना सके, हम उनका उपयोग कर सके, जीवन में काम ले सके, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना, हाँ, हमें आलसी भी नहीं बनाना है, और इतना आलसी नहीं बनाना है कि विज्ञानिकता पर आलस्य विजय पा जाए, हम विज्ञान को ही भूल जाए। नहीं, उसे भूलना भी नहीं, उसे भी अपनाना है, क्योंकि उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अंग्रेजी संस्कृति से सफाई और समय की पाबंदी की बहुत सी बात, ये दूसरी संस्कृतियों की बात हो रही है। अंग्रेजी सभ्यता है, उससे अच्छी चीजें सीखी जा सकती है। क्या है? सफाई की बात है, उसके अलावा समय की पाबंदी। किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखते हुए समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, समन्वय बुद्धि अपनानी है। समन्वय द्वारा ही संस्कृति क्रमशः होने, और इसी समन्वय की भावना से ही सांस्कृतिक दृष्टि से हम उन्नति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और आज भी हमें उसे समन्वयशील बनाना है। इन परिस्थितियों में, वर्तमान युग में भी हमें पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देना है, उसे हमें बचाना है, उसकी अच्छाइयों को सीखना है बेटा, ठीक है, और अपनी संस्कृति का जो मूल अस्तित्व है उसको बचाए रखना है। तो इस तरह से हम हमारी संस्कृति की जो मूल है उस मूल को हम बचा सकते हैं, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। तो ये था बेटा भारतीय संस्कृति जो निबंध था बाबू गुलाब राय का, उसकी व्याख्या थी जो मैंने आपको करवा दी है। अब इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर है वो अगली वीडियो में करेंगे अपने, तब तक के लिए धन्यवाद।